पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 51 से। वही चैप्टर सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन, टेसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 51, चैप्टर सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन। तो 51 देखिए सवाल लिखा हुआ कि कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। तो पहले हम प्रीवियस प्रॉब्लम का एक फिगर बना देते हैं। प्रीवियस प्रॉब्लम, सपोज ईच ऑफ द ब्लॉक्स इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स F इंस्टेड ऑफ एनी इम्पल्स। पिछले सवाल में यह बताया गया था कि M2 को एक वेलोसिटी दिया गया है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के बताया गया था, और M2 का वेलोसिटी दिया गया था V0। तो कह रहा है कि M2 को वेलोसिटी के दिया गया था, उसके जगह पर क्या दिया गया है, फोर्स, और दोनों को फोर्स दिया गया। सपोज ईच ऑफ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक को, इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स F इंस्टेड ऑफ एनी इम्पल्स। इम्पल्स की जगह पर दोनों को फोर्स दिया गया। फाइंड द मैक्सिमम elongation दैट द स्प्रिंग विल सफर एंड द डिस्टेंस मूव बाय द टू ब्लॉक्स इन द प्रोसेस। तो पहले बताना है कि दोनों ब्लॉक्स कितना चला, उधर कितना चला, इधर कितना चला, ये बताना है पहले तो, और स्प्रिंग कितना फैला। फाइंड द मैक्सिमम elongation दैट द स्प्रिंग विल सफर एंड द डिस्टेंस मूव बाय द टू ब्लॉक्स इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में दोनों ब्लॉक कितना चला और स्प्रिंग मैक्सिमम elongation कितना हुआ, मैक्सिमम elongation कितना हुआ। तो मान लीजिए इधर चलाई x1, उधर चलाओ x2, इधर चला x1, उधर चला x2। तो एक तो फॉर्मूला हो जाए कि m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। अगर देखा जाए तो नेट फोर्स सिस्टम पर जीरो है, नेट फोर्स सिस्टम पर जीरो है, F जीरो। तो मिला सकते हैं m1 x1 बराबर m2 x2। और दूसरा कि Fx1 प्लस Fx2 इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन और उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन बराबर हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो यहां से x1 और x2 का मान निकालना है। तो m1 x1 प्लस m2 x2 एक समीकरण हो गया, और f x1 प्लस x2 बराबर हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। x1 प्लस x2 से x1 प्लस x2 कैंसिल, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2f/। एक आंसर ही हुआ कि मैक्सिमम elongation स्प्रिंग में कितना होगा, बोले 2f/k। अब यहां से x1 x2 का मान निकालना है। तो चूंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2f/k, तो x1 प्लस x2 का मान यहां से निकाल लेते हैं, m1 x1 बटा m2 बराबर 2f/k। यहां से x1 कॉमन, m2 प्लस m1 बाई m2 बराबर 2f/k। तो x1 बराबर आएगा 2f m2 बाई k इंटू m1 प्लस m2। तो x1 निकल गया तो x2 भी सीधा से निकल जाएगा। तो आंसर हो गया 51 का, एक 2f/k, एक 2f m2 बटा k इंटू m1 प्लस m2। तो अगला हो जाएगा 2f m1 बटा k इंटू m1 प्लस m2। तो हम निकाल दिए x1। आप चाहें तो फिर यहाँ पर x2 के मान के बदले आप x1 का मान निकाल लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए, तो x2 का मान निकल जाएगा। ऐसे हम निकालें x1 और पूरा elongation स्प्रिंग में कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 51 हुआ। 52 देखिए, consider the situation of the previous problem. Suppose the block of mass m1 is pulled by a constant force F1 and the other is F2. अब सवाल क्या है कि यहाँ बल लगा F1 और यहाँ बल लगा F2।
M1 पर बल लगा F1 और M2 पर बल लग रहा है F2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर। अब बताओ कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा। तो मैक्सिमम इलोंगेशन बताना है। अभी सिस्टम रुका हुआ नहीं है। इसके पहले क्या है कि दोनों तरफ फोर्स बराबर लग रहा था, तो नेट फोर्स 0 है। मतलब पूरा सिस्टम माने M1 M2 और स्प्रिंग न इधर चल रहा होगा न उधर चल रहा था। इसके पहले वाले सवाल में M1 इधर आया था, M2 इधर गया होगा, लेकिन पूरा सिस्टम अगर देखा जाए उसका सेंटर ऑफ मास तो अपने जगह से इधर उधर नहीं हुआ। तो इस सवाल में बताना है आपको कि मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा। देख लीजिए, मान लीजिए कि F2 थोड़ा ज़्यादा है, F1 कम, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन है F2 माइनस F1 बटा M1 प्लस M2। इसका मतलब एक्सीलरेशन है इधर पूरे सिस्टम में एक्सीलरेशन है F2 माइनस F1 बटा M1 प्लस M2। पूरा सिस्टम चल रहा है एक्सीलरेशन से। तो ये एक्सीलरेशन किसका निकला? बोले सेंटर ऑफ मास का। एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का कि M1 A1 माने F1 प्लस M2 A2 माने F2 अब बटे M1 प्लस M2। तो I में है माइनस I में है, तो F2 माइनस F1 बटे M1 प्लस M2। तो इतना एक्सीलरेशन से पूरा सिस्टम चल रहा है। तो अगर सेंटर ऑफ मास पर कोई आदमी बैठ के देखे इतना एक्सीलरेशन से सिस्टम चल रहा है, इतना एक्सीलरेशन से ही चल रहा है। इसका मतलब वो तो हम ना देख रहे हैं कि F2 फोर्स लग रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पर जो बैठा हुआ आदमी, जिस पर बैठा हुआ आदमी है, वो तो एक स्यूडो फोर्स भी अनुभव करेगा है, M2 है। और यहाँ भी लग रहा है कि F1 और इधर लगेगा M1 है। चूंकि पूरा सिस्टम चल रहा है एक्सीलरेशन से, वहाँ भी स्यूडो फोर्स, यहाँ भी स्यूडो फोर्स। अब देखिए आप, यहाँ नेट फोर्स कितना हुआ? F1 प्लस M1 और A के जगह F2 माइनस F1 बटा M1 प्लस M2 एलसीएम M1 प्लस M2। तो F1 M1 F1 M1 F1 M2 F1 M1 F1 M2 प्लस M1 F2 माइनस M1 F1। यहाँ से आ जाएगा F1 M2 M1 F2 बटा M1 प्लस M2। इतना फोर्स इधर लग रहा है, उधर देखिए, इधर होगा F2 माइनस M2A F2 माइनस F1 बटा M1 प्लस M2। इसका एलसीएम लेंगे तो M1 प्लस M2 नीचे, ऊपर हो जाएगा F2 M1 और F2 M2 प्लस माइनस F2 M2 और माइनस माइनस प्लस F1 M2। आई दोनों कैंसिल, तो F2 M1 F1 M2 F2 M1 M1 F1 M2 और बटे M1 प्लस M2। देखिए दोनों तरफ फोर्स का मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पर जो आदमी बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, उसके लिए देखा जाए तो नेट फोर्स सिस्टम पर 0 लग रहा है। सेंटर ऑफ मास पर बैठ के जो आदमी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, उसके लिए नेट फोर्स 0। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स देखिए इधर लग रहा है, नेट फोर्स 0 है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है
कि इधर मान लो कि कितना चला ये x1 और चला उधर मान लो कि x2, इधर मान लें चलो ये x1 चला और उधर चला वो x2 फैला, मैंने सेंटर ऑफ मास से। हम लोग जो बाहर से देख रहे हैं उसको लग रहा है कि सिस्टम आगे भाग रहा है, दोनों आगे भी जा रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास पर बैठा आदमी को सिर्फ लग रहा है कि सिस्टम ऐसे हो रहा है। लेकिन हम लोग बाहर से बैठ के देखेंगे स्टेशनरी में, तो बाहर से बैठा आदमी लगेगा कि ऐसे होते, फैलते हुए नहीं आगे भाग रहा है, ऐसे लगेगा बाहर से। लेकिन इसे तो लग रहा है कि इधर गया सीधे, बस ऐसा ही फील आ रहा है। तो इधर मान लिया जाए कि x1 चला और उधर मान लिया जाए कि x2 चला, तो पहला एक समीकरण वही लगेगा, m1 x1 बराबर m2 x2। एक समीकरण ही होगी m1 x1 बराबर m2 x2। अब चूंकि आदमी यहाँ पर बैठ के सब कुछ देख रहा है, तो इसके हिसाब से फोर्स इधर जो लगा इतना लगा, चाहे इसके हिसाब से फोर्स जो उधर लगा उतना लगा, सेम फोर्स। और फोर्स का मान कितना है, F2m1 प्लस F1m2 और बटा m1 प्लस m2। इतना फोर्स इधर भी उतना फोर्स उधर भी, तो इतना इंटू x1 और फिर उतना इंटू x2। ये फोर्स इंटू x1 इधर का काम, आई फोर्स इंटू x2 उधर का काम, कुल काम बराबर हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2 से x1 प्लस x2 कैंसिल। हमें सिर्फ इलोंगेशन ही निकालना है इस सवाल में, मैक्सिमम इलोंगेशन इन्हें निकालना है कि x1 x2 का मान, इसी से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर रहता तो काम करते, यहाँ से निकाल लीजिए कि x1 प्लस x2 का मान, x1 प्लस x2 बराबर आ जाएगा 2 इंटू F2m1 प्लस F1m2 और बटा के और नीचे में m1 प्लस m2। ये मैक्सिमम इलोंगेशन 52 का आंसर। 2 इंटू m1 f2 प्लस F1 m2 बटा के m1 प्लस m2। ये जो क्वेश्चन कौन सॉल्व कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके सब कुछ सॉल्व किया, क्योंकि उसके लिए फोर्स देखिए बराबर। इसके पहले सवाल में बाहर से लग रहा था कि फोर्स बराबर है तो सॉल्व कर लिए, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखे तो इसको लग रहा है कि फोर्स बराबर है, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स देखो बराबर है। तो बस मैंने पिछले वाला सवाल ऐसा हो गया, ये वाला फोर्स x1, ये वाला फोर्स x2, इधर का काम, ये वाला फोर्स x1, ये वाला फोर्स x2 बराबर हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। इसके पहले सवाल में डायरेक्ट यहाँ फोर्स था F और यहाँ फोर्स था F, तो बाहर से बैठ के आदमी सॉल्व कर लिया, सेंटर ऑफ मास और बैठा लग रहा कि F और इधर F। तो पिछला सवाल में था कि सिस्टम खाली से फैल रहा है F से, इस सवाल में क्या है कि आगे भागते हुए फैल रहा है, आगे भी भाग रहा है सिस्टम और फैल भी रहा है। तो हम लोग बाहर से देखेंगे तो भागते भागते फैलता हुआ नजर आएगा, लेकिन उस पर बैठ के देखिएगा तो सिर्फ लगेगा कि एक तरफ से इसे फैल रहे हैं और सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है, खाली वस्तु से फैल रहा है। M2 इधर जा रहा है, M1 उधर जा रहा है, लेकिन बाहर लग रहा है कि चलते चलते फैल रहा है, तो सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तो सेंटर ऑफ मास पर बैठ के सॉल्व किया। ठीक, क्वेश्चन था आपका 52। आगे बढ़ते हैं 53। Consider a gravity-free hall in which an experimenter of mass 50 kg is resting on a 5 kg pillow. 5 किलोग्राम के एक पिल्लो पर 50 किलोग्राम का एक आदमी पाँच किलोग्राम का एक तकिया पर 50 किलोग्राम का आदमी बैठा हुआ है रेस्ट में 8 फीट एबव द फ्लोर ऑफ द हॉल, 8 फीट ऊपर है।
फ्लोर से 8 फीट ऊपर 5 किलो के तकिया पर 50 किलो का आदमी बैठा हुआ। He pushes the pillow down so that it starts falling at a speed of 8 feet per second. He pushes the pillow down so that it starts falling at a speed 8 feet per second. इस पिल्लो को नीचे फेंकता ताकि वह 8 फीट पर सेकेंड से नीचे चले। तो 5 वाला चलेगा 8 फीट पर सेकेंड से, तो 50 वाला ऊपर जाएगा 0.8 फीट पर सेकेंड से, ताकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो। 8 × 5 = 40 और 50 × 0.8 = 40। देखिए जैसे ही 8 के स्पीड से नीचे धरेगा ऊपर फेंका जाएगा 0.8 से ऊपर, चलना शुरू कर देगा आदमी ऊपर। द पिल्लो मेक्स ए परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन विद द फ्लोर। पिल्लो जाके टकराया, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन किया, तो 8 से टकराएगा जाकर के, तो 8 से ही लौट आएगा। 8 से टकराएगा और 8 से लौट आएगा, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। तो बल को 8 ही फीट जाना है, 8 का स्पीड भी है, तो 1 सेकेंड जाने में और 1 सेकेंड आने में, माने 2 सेकेंड के बाद पिल्लो यहाँ आ जाएगा और लौट रहा होगा 8 के स्पीड से। तब 2 सेकेंड में बैठा तो नहीं होगा, 2 सेकेंड में चला गया होगा 1.6 फीट ऊपर। .8 के स्पीड से 2 सेकेंड में तकिया जब तक लौट के यहाँ से यहाँ आएगा 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड ही चलेगा 0.8 के स्पीड से 1.6 फीट। अब तकिया यहाँ है 8 फीट पर सेकेंड से, वहाँ पिल्लो है 0.8 फीट पर सेकेंड से। तकिया यहाँ है, आदमी वहाँ है। फाइंड द टाइम लैप्स रिबाउंड्स एंड रीचेज द एक्सपेरिमेंटल हेड। फाइंड द टाइम लैप्स इन द प्रोसेस। करा कितना समय में ए उसके पास पहुँचेगा। 2 सेकेंड अंदर बीत चुका है, 2 सेकेंड अंदर बीत चुका है, वो भी जोड़ना है। 2 सेकेंड अंदर बीत चुका है, इस प्रोसेस को होने में 2 सेकेंड बीत चुका है। और कितना समय धर लगेगा जो निकाल लेते हैं 2 सेकेंड में, जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। तो देखिए 0.8 के स्पीड से अगला चल रहा है, पिछला जा रहा है 8 से। समझो कि अगला रुका हुआ, पिछला जा रहा है 7.2 से, रिलेटिव वेलोसिटी जैसा। अगला जा रहा है 0.8 के स्पीड से, आई जा रहा है 8 के स्पीड से, अगला को रोक दो। तो जा रहा है 7.2 से, जाना कितना 1.6 फीट। तो इधर जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1.6 भागे 7.2। 1.6 फीट जाना है, 7.2 के स्पीड से जाएगा, तो आ जाएगा इधर का टाइम। टोटल टाइम कितना आ जाएगा 2 सेकेंड और प्लस 16/72, तो 8 दूनी 16 और 9 72, तो 9 दूनी 18 2 20, 20/9, तो 9 दूनी 18, फिर 2.22 सेकेंड के आसपास, 2.22 सेकेंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 53 का आंसर। आगे बढ़िए 54 में। फिफ्टी 54 में एक फिगर बनाया हुआ है। The track shown in figure is frictionless. पूरा का पूरा ट्रैक frictionless। The block B of mass 2m, एक ब्लॉक B जिसका मास 2m है,
is laying at rest and the block A of mass m is pushed along the track with some speed. इसे कुछ स्पीड से यहाँ पुश किया गया, हल्का सा कुछ स्पीड से इसे पुश किया गया और ये रेस्ट में. सम कॉलिजन द कॉलिजन बिटवीन ए एंड बी परफेक्ट इलास्टिक. ए और बी के बीच का कॉलिजन परफेक्ट इलास्टिक है. ई बराबर 1 मान के बनाना है. विथ व्हाट वेलोसिटी शुड द ब्लॉक ए बी स्टार्टेड टू गेट द स्लीपिंग मैन अवा. कह रहा है कि कितना स्पीड से इसे यहाँ पर वेलोसिटी दिया जाए, कितना स्पीड दिया जाए ताकि जब इसमें जाकर टकराएगा तो ये टकराएगा तो आगे फेंकाएगा भी, तो इसमें जाकर टच होना चाहिए. मतलब ये जग जाए अचानक. जो आदमी यहाँ पर स्लीपिंग मैन है वो अचानक जग जाए, इसमें जाकर टच होना चाहिए. कितना स्पीड यहाँ यू दिया जाए, कितना स्पीड यहाँ यू दिया जाए ताकि जब इसमें जाकर टकराएगा तो इसमें जाकर के ये जगह उसमें टच होना चाहिए. पहला बात तो साफ है कि इसका वेलोसिटी टक्कर के बाद √2gh होना चाहिए, तभी जाकर के वहाँ टकराएगा. h हाइट ऊपर इसको चढ़ना है तो इसका वेलोसिटी कम से कम टक्कर के बाद √2gh तो होना ही चाहिए. अब बताइए कि यहाँ कितना स्पीड से दिया जाए, कितना स्पीड से दिया जाए ताकि इसका वेलोसिटी √2gh हो जाए. तो टक्कर के पहले इसका स्पीड कितना है u और इसका 0. टक्कर के बाद इसका क्या होगा इससे कोई लेना देना ही नहीं. टक्कर के बाद इसका कितना होना चाहिए √2g. टक्कर के बाद इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए √2gh. टक्कर के बाद इसका क्या हुआ कोई मतलब नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि जब ये टकराएगा बी में तो बी ना आगे है, बी ने जाकर उसमें टच होगा, तो बी को वहाँ जाकर टच होने के लिए पहले जरूरी है कि उसका वेलोसिटी √2gh होना चाहिए. टक्कर के बाद दूसरा पार्टी का वेलोसिटी √2g है, जबकि शुरू में रुका हुआ. तो V2 का फॉर्मूला क्या होता है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में? V2 बराबर m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 बटा m1 प्लस m2 बराबर √2gh. m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 बटा m1 प्लस m2 बराबर √2gh. टक्कर के पहले a का वेलोसिटी u1 माने हैं, टक्कर के पहले b का वेलोसिटी 0. टक्कर के बाद a का क्या हुआ कोई मतलब नहीं, टक्कर के बाद इसका वेलोसिटी √2gh होना चाहिए. तो m2 माइनस m1 करेंगे तो 2m में m घटेगा तो m u2 का मान तो 0 तो खत्म. और 2m1 मतलब m तो 2m u1 m1 प्लस m2 3m बराबर √2gh. m से m कैंसिल. u1 बराबर 3 √2gh बाई 2. √2gh बाई 2. कहने का मतलब ये हुआ कि टक्कर के पहले a का वेलोसिटी इतना होना चाहिए. सवाल यहाँ तक क्लियर हुआ. पहले हम निकाले कि इसे यहाँ जाकर टकराने के लिए इसका वेलोसिटी √2gh होना चाहिए. टक्कर के बाद, टक्कर के पहले रेस्ट में था, टक्कर के बाद इतना होना चाहिए. तो टक्कर के पहले जिसमें आगे टकराएगा ये ए यहाँ के टकराएगा, तो ई जो है ए का वेलोसिटी यहाँ टकराने के समय इतना होना चाहिए. यहाँ टकराने के समय टक्कर के जस्ट पहले पहला बॉडी का चार्ज, ए को पहला बॉडी माने, बी को दूसरा बॉडी. तो टक्कर के जस्ट पहले ए का चार्ज कितना होना चाहिए इतना. अब बताओ कि यहाँ कितना स्पीड से धक्का दिया जाए ताकि यहाँ आते आते स्पीड इतना हो जाए, क्योंकि u1 का मतलब होता है टक्कर के पहले का वेलोसिटी. तो टक्कर के पहले u थोड़े वेलोसिटी है, टक्कर के पहले तो u थोड़े है, u तो जाके टकराएगा तो और स्पीड से टकराएगा.
तो टक्कर के पहले वेलोसिटी ई बुला 3/2√2gh। अभी आपको समझना है कि यहाँ कितना वेलोसिटी दिया जाए ताकि यहाँ वेलोसिटी हो जाए 3/2√2gh। अब सॉल्व कर लेते हैं कि u1 स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पर स्पीड होगा नहीं, u1 यहाँ u से आया टकराएगा u1 से, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो इसका स्क्वायर 9/4 और 2gh बराबर u का स्क्वायर प्लस 2gh। 9/2 4.5gh, हमें 2gh घटेगा तो 2.5gh, आयु का मतलब 2.5gh का रूट। तो ये आंसर होना चाहिए 2.5gh का रूट ओवर, ग्रेटर देन 2.5√gh। करा कि 2.5gh से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी √2gh से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तब ना उसमें थोड़ा टकराएगा। ये √2gh होगा तो खाली जाके जस्ट पहुँचेगा, हालांकि खाली टच हुआ, जीरो वेलोसिटी टच होगा। इसलिए √2gh तो एक्यूरेट नहीं होना चाहिए, √2gh से थोड़ा ज़्यादा यहाँ होना चाहिए वेलोसिटी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो वेलोसिटी यहाँ 2.5gh से √2.5gh से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ √2.5gh से ज़्यादा दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2√2gh, यहाँ आते थे हो जाएगा। और जब यहाँ मिलेगा इतना वेलोसिटी a को, तब b को मिल जाएगा √2gh, फिर जाके यहाँ ही टच हो जाएगा। लेकिन √2gh से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके इसको थोड़ा सा हिट करेगा। और इसका मतलब u का जो वेलोसिटी है 2.5gh से थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो वेलोसिटी यहाँ जो a यहाँ के टकराएगा इतना चार्ज, थोड़ा इससे ज़्यादा, तो इसको मिलेगा थोड़ा ज़्यादा, तो वहाँ जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा वेलोसिटी से मतलब वहाँ जाके टकराएगा उस स्लीपिंग वेन के पास। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 54। अब आइए 55 में। कह रहा है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजेंटली एट ए स्पीड ऑफ 50√7 मीटर पर सेकेंड। जीरो 0.2 मीटर त्रिज्या दिया गया है। दस ग्राम का एक बुलेट 50√7 की स्पीड से दस ग्राम का एक बुलेट 50√7 मीटर पर सेकेंड से 490 ग्राम के एक ब्लॉक में हिट करता है और उसी के अंदर रह जाता है। तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले लगा लेते हैं। 10 ग्राम का 50√7 स्पीड है तो मोमेंटम हुआ 10 ग्राम में रहने दिए 50√7 मीटर पर सेकेंड, और टक्कर के बाद 500 ग्राम का हो जाएगा तो अब स्पीड क्या होगा? √7 मीटर पर सेकेंड। जब ये बुलेट आके इसमें टकराएगा ब्लॉक में और उसी के अंदर घुस जाएगा, रह जाएगा उसी में, तभी दोनों जब साथ साथ चलेंगे 500 ग्राम का वस्तु बन करके
तब उनका स्पीड √60 मीटर पर सेकेंड। सवाल है कि वेयर विल द ब्लॉक स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल पार्ट आफ्टर लिविंग द सेमी सर्कुलर ट्रैक। तो यहाँ से चढ़ते आएगा और कहीं पर अगर कांटेक्ट छोड़ा तो फिर फेंकाएगा यहाँ। तो एक सवाल है कि वेयर विल द ब्लॉक स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल पार्ट आफ्टर लिविंग द सेमी सर्कुलर ट्रैक। सेमी सर्कुलर ट्रैक को छोड़ने के बाद ये फिर से कहाँ पर ये गिरेगा। सवाल यही है। √60 के स्पीड से जाएगा ही, तो कहीं पर अगर कांटेक्ट छोड़ा तो कहाँ पर जाकर ही गिरेगा। समझते चलिए। समझिए कि अभी 0.5 kg का एक बॉडी √60 के स्पीड से जा रहा है। 0.5 kg का बॉडी √60 के स्पीड से जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कांटेक्ट छोड़ा, इन्हें तो कांटेक्ट छोड़ने के चांस नहीं, इन्हें चढ़ने के समय कांटेक्ट छोड़ने वाला बातें नहीं। अब यहाँ से तो कांटेक्ट कभी छूट भी नहीं करेगा, यहाँ से धीरे चढ़ने के बाद कांटेक्ट छूटने का बात हो सकता है। तो यहाँ स्पीड √60 है। मान लो कि यहाँ स्पीड भी है, और स्पीड बार √60 घटते 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 यहाँ भी बचा, तो ये बाहर की ओर एक बल लगाता होगा mv²/r। mv²/r यहाँ √60 स्पीड है। ऐसे चढ़ते चढ़ते स्पीड मान लिया, यहाँ पर कांटेक्ट हम मान रहे हैं कि छोड़ने वाला है कांटेक्ट। अभी कांटेक्ट यहाँ मान लो कि छोड़ने वाला है, तो mv²/r इधर होगा एगो नॉर्मल रिएक्शन, इसका वजनमा एगो mg। अगर ये कोण मान लो कि थीटा, तो यहाँ mg cos थीटा और यहाँ mg sin थीटा। mg sin थीटा। तो चूंकि यहाँ पर कांटेक्ट हम लोग मान रहे हैं कि छोड़ने वाला है, अभी कांटेक्ट चूंकि छोड़ने वाला है, इसका मतलब mv²/r और mg sin थीटा बराबर है, तब तो n बराबर 0 होगा। कांटेक्ट छोड़ने वाले में n बराबर 0। कहने का मतलब ये हुआ कि mv²/r बराबर mg sin थीटा। ये वाला फोर्स ये अंदर वाला फोर्स बराबर होगा, तो n का मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, कांटेक्ट छूट जाएगा। तो हम लोग यहाँ से थीटा मान के बनाए हैं। थीटा मेरा माना हुआ है, ध्यान रहे इस बात का। या फिर अगर हम यहाँ से थीटा मान के बनाते, यहाँ से थीटा अगर मान के बनाते तो 90 माइनस थीटा होता, तब ये वाला थीटा होता, तब इधर mg cos थीटा होता, तब इधर mg cos थीटा होता। अब चाहें तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे बना सकते हैं, यहाँ भी थीटा मान सकते हैं। इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि कितना को याद होता है कि इस तरह के रास्ता में हम लोग पढ़े थे कि √rg cos थीटा, कि जहाँ पर √rg cos थीटा होगा वहाँ कांटेक्ट छूट जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा, देखिए यहाँ लगेगा rg sin थीटा आ गया, क्योंकि यहाँ थीटा माना हुआ है ना। ऐसे थीटा हम लोग वर्टिकल से मानते थे पिछले सवालों में, जब हम लोग पढ़ते वर्क पावर एनर्जी सब, तो यहाँ से मानते थे थीटा। चलिए यहीं से मान लेते थीटा, तो ये थीटा नहीं होगा, तो ये थीटा होगा, इधर होगा mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम cos थीटा, तो v बराबर √rg cos थीटा। इतना वेलोसिटी यहाँ पर जब हो जाएगा तो कांटेक्ट छूटने वाला हो। तो चलिए ठीक है भाई, तो हो गया। अब लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ और यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। देखिए इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में वस्तु कितना ऊपर चढ़ा, बोले एक तो रेडियस के बराबर, और ई भी हुआ रेडियस, आई कोण थीटा है, तो ई भी कोण थीटा है,
तो रेडियस है तो आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक आर साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ तक आर कॉस थीटा आई आर, तो चढ़ा आर प्लस आर कॉस थीटा बटन बाई कंजर्वेटिव फोर्स माइनस एम जी एच लिखेंगे, या तो सिंपल ऐसे लिखे यहाँ के यहाँ कितना काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ एनर्जी है। ये एनर्जी कहाँ गया, दो चीज में गया, एक तो चढ़ने में मैंने एम जी एच में, एम जी एच, अब प्लस यहाँ वेलोसिटी बचल है ये भी, मतलब एनर्जी बचल हाफ एम वी स्क्वायर, तो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने आर जी कॉस थीटा। यहाँ से सॉल्व करें तो हम लोग कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं, तो 0.5/2 0.5 इंटू 7 3.5, तो 3 पॉइंट नहीं 7 × 5 = 35, हाँ 3.5/2, 0.5 गुने जी का मान 10 मान लो, तो 5, अब 5 अब आर कॉमन ले लो, तो 0.2, तो 5 गुने 0.2 बराबर फिर से 1, तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा आई 0.5 गुने जी, 0.5 गुने जी का मान 5, अब आर का मान 0.2, तो फिर 1 मैंने 1/2 कॉस थीटा। तो 1 कॉस थीटा और आधा कॉस थीटा 1.5 कॉस थीटा, और 3.5/2 में घटेगा 1, तो 1.5/2, तो कॉस थीटा बराबर 1.5/3, थीटा बराबर 60। अब थीटा बराबर 60, यहाँ कॉस 60 का मान 1/2, अब आर का मान 0.2 गुने 10 2, आई का मान भी 1/2, तो इसका मतलब 1, कॉस थीटा का मान 1/2 और इसका मान 2, 0.2 गुने 10 2, तो कट के 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड, मैंने 1 मीटर पर सेकेंड से फेंकाएगा इसे, और कई डिग्री कोण पर, ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, फिर से ही थीटा, सब जो प्रोटाइल मोशन हुआ, एक के स्पीड से 60 डिग्री कोण पर, एक के स्पीड से फेंकाया ये, जब भी कॉन्टेक्ट छोड़ रहा होगा तो एक के स्पीड से फेंकाएगा, कई डिग्री कोण पर, बोले 60 डिग्री कोण पर। अब देखो कि कहाँ पर जाकर ही गिरेगा, सवाल का मेन मुद्दा ही हो गया प्रोटाइल मोशन। यहाँ तक जो कुछ सॉल्व हुआ, बर्फ पावर एनर्जी सॉल्व हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सॉल्व हुआ, कॉन्टेक्ट छोड़ना नहीं छोड़ना n बराबर 0 ही सॉल्व हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहाँ सॉल्व हुआ, कॉन्टेक्ट छूटेगा नहीं छूटे से n बराबर 0 वहाँ सॉल्व हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ लगाया गया। अब सवाल प्रोटाइल मोशन पर चला गया। अब सवाल है कि यहाँ पर एक स्पीड है, कौन 60 डिग्री है, तो बताओ कहाँ जाकर गिरेगा। अब सवाल ऐसे सोचिए कि इधर एक स्पीड है, इधर 60 है, तो इधर एक cos 60 इधर एक sin 60, इधर एक cos 60 इधर एक sin 60, कोई दिक्कत नहीं है। इधर स्पीड होगा एक cos 60, इधर होगा एक sin 60। अब एक sin 60 ऊपर है, उसको मान लो नीचे, तो बोले -1 sin 60, समझ सकते हैं कि नहीं। इधर स्पीड हो गया एक cos 60, एक cos 60, इधर एक sin 60, मतलब नीचे -1 sin 60, इतना स्पीड से नीचे जा रहा है, ऐसे सोचना है। अच्छा कितना जमीन से कितना ऊपर है, बोले r प्लस आर cos थीटा, r प्लस आर cos थीटा, तो r का मान तो 0.2, ग्राउंड से जो ऊंचाई है जहाँ पर कॉन्टैक्ट छूटा है, ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये तो स्पीड लिखे हैं, इधर 1/2 इधर √3/2,
माइनस में, क्योंकि फेंकाएगा है ऊपर √3/2 से, तो नीचे मान लिया -√3/2। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये r प्लस r cos थीटा, r का मान 0.2, अब r cos थीटा मैंने 0.2 cos थीटा का मान 0.1, तो 0.2 और 0.1 0.3, ठीक है 0.3 मीटर। अभी समझ लो कि 0.3 मीटर नीचे आने में कितना समय लगेगा। जितना समय इसको 0.3 मीटर नीचे आने में लगेगा उतना समय तक इधर हाफ से भागता रहेगा। तो देख रहे हैं कहाँ पर जाकर गिरेगा। जितना समय इसे नीचे आने में लगेगा उतना समय तक इधर भागता रहेगा। पहले मैंने निकालना कि 0.3 मीटर नीचे आने में कितना समय लगेगा। देखेंगे 0.3 बराबर -√3/2t माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। (0.3 बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब यहाँ से t का मान निकालना है। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर जगह नहीं मेरे पास, तो t का मान यहाँ से आप खुद निकालेंगे। अब t का मान जब निकल जाएगा तो ये जो दूरी है अगर हम x मान लें तो x बराबर लिखाएगा हाफ इंटू टी, x बराबर लिखाएगा हाफ इंटू टी, क्योंकि इधर हाफ के स्पीड से फेंकाया। और कितना समय तक फेंकाता रहेगा इधर, जब तक कि नीचे गिर न जाए। और गिरने में समय यहाँ से निकल जाएगा और टी का मान पुट करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकालेगा तो इतना आंसर आएगा। r sin थीटा के बराबर आएगा आंसर, मैंने 0.1 अब गुने √3 का मान 1.732 मतलब 0.173, ये आएगा आंसर इसका 0.173। इसका मतलब ये हुआ कि यही पॉइंट पर जाकर गिरेगा। इतना दूर जाकर गिरने का मतलब है कि यही पॉइंट पर जाकर गिरेगा। तो ये आंसर में बताया गया है इस जंक्शन पर गिरेगा जहां पर स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन वाला पाथ ज्वाइंट है। तो यह क्वेश्चन नंबर 55 एट द जंक्शन ऑफ द स्ट्रेट एंड कर्व पार्ट। तो ये जब 0.173 तो पहले r sin थीटा का मान √3/2 रख लिए सब। यहाँ पर जब t का मान आपको कुछ नहीं करना है, तो t का मान निकाल करके खाली यहाँ पुट करेंगे, आप 0.173 आ जाएगा। जब 0.173 आएगा तो समझ जाना कि ये वाला मान के बराबर आया। इसका मतलब ये दूरी यहाँ से यहाँ का दूरी था ना r sin थीटा, इसका मतलब यहीं पर आकर गिरेगा। तो कुछ नहीं, एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए हैं, इससे पता चला कि √7 का स्पीड है। अब √7 का स्पीड धर लिया हुआ है तो कुछ ऊंचाई चढ़ते चढ़ते कहीं कांटेक्ट छोड़ा होगा। मान लिया यहाँ कांटेक्ट छोड़ा, थीटा एंगल इधर से बनाते हुए, तो फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी। यहाँ पर आई लगाए कांटेक्ट छोड़ने वाला पॉइंट कि n बराबर 0, n बराबर 0 तो mv² बाई r बराबर mg cos थीटा लगाए। यहाँ से एक समीकरण भी बराबर आ गया, एक समीकरण नहीं लगाए, दोनों से 2 मान निकल गया, इससे 2 मान निकला। पहले यहाँ से थीटा निकल गया, थीटा का मान इसमें पुट किया तो थीटा का मान निकल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक, क्वेश्चन है 55।